हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 4 से 10 मई के बीच करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक चर्चा में रहे हैं उनकी, जो सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले हैं। आर ओ यूपी का आर ओ हो गया, यूपी प्रीलिम्स हो गया, या उत्तराखंड का पीसीएस हो गया, उसके लिए नेशनल न्यूज, और आगे यूपी एससी का एग्जाम होने वाला उन सब के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ईडी का 69वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ईडी के बारे में जाने तो इसकी स्थापना फेरा यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के तहत प्रवर्तन इकाई के रूप में 1 मई 1956 को स्थापित किया गया था। लेकिन 1957 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और प्रवर्तन इकाई की जगह प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। बात करें 1960 में इसको राजस्व विभाग को हस्तांतरित कर दिया, और अब यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ईडी का नेतृत्व की बात करें तो एक निदेशक इसका नेतृत्व करता है, जो मुखिया होता है इसका, जो भारत सरकार के जो अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए। आगे इसके कार्यों की बात करें तो ये कार्य करता है धन शोधन के मामले में, आतंकवाद के वित्त पोषण और संगठित अपराध पर अंकुश लगाना, और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना इसके प्रमुख कार्य हैं। आगे बात करते हैं दूसरा टॉपिक। अभी भारत ने विश्व की पहली जीनोम संपादित धान की किस्में विकसित की हैं, जिससे बोला जा रहा है कि हाँ 30% उत्पादन बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, भारत ने पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में, ये पूछ सकता है ऐसे कि कमला और पूसा क्या है। तो डीपीआर धान 100 जिसका नाम कमला है, पूसा डीएसटी राइस 1 जारी की है, उद्देश्य जिनका उद्देश्य विदेशी डीएनए को शामिल किए बिना उपज जलवायु लचीलापन, यानी उपज में वृद्धि हो, जलवायु लचीलापन और संसाधन दक्षता को बढ़ाएगा। इन्हें किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा उत्पन्न क्रिस्पर कैस 9 जीनोम एडिटिंग टेक्निक का उपयोग करके विकसित किया गया है। बात करते हैं, इसमें कोई भी विदेशी डीएनए शामिल नहीं किया गया है किसी भी राइस का। बात करते हैं कमला की। यह लोकप्रिय जो सांबा मसूरी एक चावल की किस्म है, उससे विकसित किया गया है, और इसमें साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस यानी इसको SDN1 तकनीक का उपयोग करके साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज 2 जीन को लक्षित करके दोनों को संख्या में सुधार किया गया है। यानी आप पूछ लीजिए कि कमला का जो डीएनए चेंज किया है वो किससे किया गया, तो सांबा मसूरी से किया गया। अब इसके बाद बात करें तो क्या क्या चेंज होगा भाई? शीघ्र परिपक्वता यानी 15 से 20 दिन पहले कटाई इसकी हो जाएगी। दूसरा सूखा सहिष्णु है, यानी शुष्क प्रदेशों में भी ये उगाया जा सकता है, और उच्च नाइट्रोजन उपयोग दक्षता इसकी है। अब बात करें पूसा की, तो ये मारुतेरु 1010 किस्म पर आधारित है, और सूखा और लवण सहनशील क्षेत्रों में इसको उगाया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में ये 30.4% अधिक उपज देगा। क्षारीय मृदा में उगाएंगे तो ये 14.66% अधिक उपज प्रदान करेगी, और अंतर्देशीय लवणता वाले क्षेत्रों में 9.67% अधिक उपज प्राप्त होगी। आगे बात करते हैं, कालेश्वर में लिफ्ट सिंचाई परियोजना चर्चा में रही है। ये आपकी हो गई कालेश्वरम। यहाँ पे 2-3 बैराज हैं, उनको देख लेना कि कौन कौन से हैं और किस नदी पर। तो ये भूपल्ली, तेलंगाना के भूपल्ली जिले में गोदावरी नदी पर विश्व की सबसे बड़ी बहुचरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ये 1800 किलोमीटर के नहर नेटवर्क के साथ 13 जिलों में 500 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई है। बात करें परियोजना जहाँ पर प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम से शुरू होती है। बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है गंगा के बाद। उद्गम की बात करें तो ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर से उद्गमित होती है। कभी कभी ये यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन पूछता है कि हाँ कौन सी सहायक नदियाँ हैं, किस नदी की। तो इसकी सहायक नदी है पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी जो बाएं तट की सहायक नदी है, प्रवरा,
मंजीरा और मनेर, ये दाहिने तट की नदी है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने जो शुरू किया आतंकवादियों के खिलाफ, वो उनके लॉन्च पैडों को ढा दिया गया। भारत ने अप्रैल 25 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया। परिचय की बात करें तो यहाँ से बोल सकता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया, तो ये 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा लॉन्च किया गया एक इंटीग्रेटेड स्ट्राइक ऑपरेशन। इसे भारतीय भूभाग से ही सेना, नौसेना और वायुसेना के समन्वित प्रयासों द्वारा क्रियान्वित किया गया। उद्देश्य क्या था इसका? ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित आतंकी ठिकानों को लक्षित किया। इससे पहले बालाकोट में जब हमला किया था उसने, तो उस समय पे 2019 में ऑपरेशन बंदर चलाया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक भी बोलते हैं इसको। 2019 में ये पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना के ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमले किए थे। आगे बात करते हैं INS तमाल। इसको लेकर के किससे प्राप्त हो गए? रूस से प्राप्त हो गए। भारतीय नौसेना को रूस से उन्नत स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल प्राप्त होने वाला। इसको भारत ने इसको लेकर के 4 समझौते किए हैं, और 2 जिनका निर्माण 2 का भारत में किया जाएगा और 2 का रूस में हो रहा है। तो परिचय की बात करें इसकी, एक स्टील्थ युद्धपोत है जिसे 2016 में हुए भारत रूस समझौते के तहत निर्मित किया गया है, जिसमें 2 पोत रूस में और 2 भारत में बनाए जाएंगे। INS तमाल इस श्रृंखला में रूस द्वारा निर्मित दूसरा फ्रिगेट है। तो इससे पहले कौन सा बना था? INS तुसील, जिसे दिसंबर 24 में नौसेना में शामिल किया गया था। इसकी विशेषता की बात करें तो ये सटीक हमले कर सकता है। यह युद्धपोत प्रति अभियान 30 नॉटिकल मील की गति और 3000 किलोमीटर की रेंज तक संचालन करने में सक्षम है। दूसरा, पनडुब्बी विरोधी हथियार, इसमें टारपीडो और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर तैनाती, यानी इस पे बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर संचालित किए जा सकते हैं। निगरानी और युद्ध क्षमता में इससे वृद्धि होगी। स्टील डिजाइन की बात करें तो इसका निर्माण इस तरीके से किया गया है कि जो यह दूसरे देशों के, ये दुश्मन देशों के रडार से बच सके, जिससे आधुनिक नौसैनिक युद्ध में इसकी उत्तरजीवित क्षमता बढ़ जाएगी। ईगला एस मिसाइल, ये भी अभी चर्चा में रही। तो रूस ने भारत को ईगला एस विमान भेदी मिसाइलों की आपूर्ति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और लाइसेंस के तहत इसके उत्पादन की अनुमति भी दे दी है। ईगला एस मिसाइल के बारे में जानते हैं तो यह मानव पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे किसी व्यक्ति या चालक दल की तरफ से दुश्मन के विमानों को गिराने के लिए काफ़ी आसानी से दागा जा सकता है। ये कंधे पर रख के ही छोड़ी जा सकती है। कम ऊंचाई पर उड़ रहे जो विमान है उनको गिराने की क्षमता रखता है मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल और ड्रोन जैसे हवाई टारगेट को भी पहचान कर सकती है और उन्हें टर्मिनेट कर सकती है, उनको मार गिरा सकती है। इसकी प्रभावी रेंज की बात करें तो प्रभावी रेंज इसकी 6 किलोमीटर है, जबकि प्रभावी लक्ष्य विनाश की सीमित ऊंचाई 3.5 किलोमीटर तक। इसे पश्चिम में, यानी पश्चिमी देशों में इसे SA-24 ग्रिंच के नाम से जाना जाता है। इसने 2004 में रूसी सेना के साथ सेवा में प्रवेश किया था और भारत अभी खरीद रहा है। ऑपरेशन शिवा चर्चा में रहा। ये एक वार्षिक सुरक्षा अभियान है जो अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले जो भी तीर्थयात्री हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारतीय सेना कौन कौन अभियान में शामिल होते हैं? तो भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसी द्वारा मिलकर चलाया जाता है। ऑपरेशन में शामिल गतिविधियों की बात करें तो यात्रा मार्गों की निगरानी के लिए ड्रोन, CCTV कैमरे और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना। दूसरा, स्थानीय प्रशासन और समुदाय के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। और तीसरा, सुरक्षा बलों की तैनाती और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना। ये हो गया ऑपरेशन शिवा। आगे बात करते हैं। अभी परमेश्वरन अय्यर को IMF के कार्यकारी निदेशक के रूप में भारत ने नियुक्त किया है। तो देखते हैं, ये है आपके परमेश्वरन अय्यर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने परमेश्वरन अय्यर को IMF के कार्यकारी बोर्ड में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। तो आप जानते हैं IMF का जो कार्यकारी बोर्ड है इसके बारे में। तो ये कार्यकारी जो बोर्ड है वो IMF के दैनिक कार्यों के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है।
दूसरा, इसमें 25 निदेशक होते हैं जो कार्यकारी बोर्ड है। इन्हें सदस्य देशों या देशों के समूह द्वारा चुना जाता है। इसका प्रबंधन निदेशक की बात करें तो प्रबंधन निदेशक ही इस बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये बोर्ड IMF के सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। बोर्ड का कार्य क्या है? तो ये अस्थायी भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी देता है। जैसे अभी पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है IMF के सामने, क्या हमको ऋण दे दीजिए, उस पर भारत ने अपनी तरफ से वीटो कर दिया या वोट नहीं दिया, दूर रहा। आगे बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट चर्चा में रही, तो अभी UNDP ने एक रिपोर्ट जारी की है, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI के नाम से। मुख्य बिंदु ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में, तो भारत की रैंक में 193 देशों में 130 है, यानी यहाँ पर 3 अंकों का सुधार हुआ है। भारत अभी भी मध्य मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर की बात करें तो यह है 0.685। तो मानव विकास रिपोर्ट के या इंडेक्स का आधार क्या है? तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके आधार क्या है। तो पहला, दीर्घायु स्वास्थ्य जीवन, दूसरा नॉलेज यानी ज्ञान, तीसरा जीवन स्तर। भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी बताई गई है? जो बढ़कर हो गई है 73 वर्ष। आगे बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक कार्यक्रम है वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क, इसमें कोझिकोड को शामिल किया गया है। कोझिकोड WHO के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो GNAFCCC की बात करें तो इसे 2010 में WHO द्वारा शुरू किया गया। इसमें 50 देशों के लगभग 1300 शहर शामिल हैं। वृद्ध अनुकूल नीति निर्माण को ये बढ़ावा देने का कार्य करता है। शासन में सीनियर सिटीजन की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है सीनियर सिटीजन को लेकर। ये हो गया। अब बात करते हैं IMDEX यानी इंटरनेशनल मरीन डिफेंस एग्जीबिशन 2025। तो ये भारतीय नौसेना का जहाज है जिसका नाम INS किल्टन चांगी। प्रदर्शनी केंद्र चांगी, ये यहाँ एक पोर्ट है, कहाँ का? सिंगापुर का। केंद्र में IMDEX एशिया 25 में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंचा है। यह यात्रा भारतीय नौसेना की परिचालन तैनाती का हिस्सा है जो भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत समुद्री साझेदारी को रेखांकित करता है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो ये कब से शुरू हुआ था? IMDEX 1997 से। आयोजक जो हर साल होता है ये सिंगापुर, और भागीदार देश यानी 70 देशों ने इसमें भाग लिए। आगे बात करते हैं कुछ फैक्ट की जो चर्चा में रही। अभी अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन ने अफगानिस्तान को जो बगराम एयरफील्ड है उस पर कब्जा कर लिया है। तो इसको लेकर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा वायुसेना अड्डा है जो रणनीतिक रूप से परवान प्रांत में काबुल से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। दूसरा, INS शारदा मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के साथ ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रेजिलिएंट एक्सरसाइज हेतु मालदीव के कौन से एटोल पहुंचा है? यह बंदरगाह है, ये माफिला फूसी एटोल पहुंचा है। जेजू द्वीप चर्चा में रहा। ये दक्षिण कोरिया का एक ज्वालामुखी द्वीप है जो बेसाल्टो लावा से बना है। यहाँ देश का सबसे ऊंचा पर्वत हल्लासान एक सुसुप्त ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 1950 मीटर यहीं स्थित है। ये इस वजह से जेजू द्वीप चर्चा में रहा कि यहाँ जो पाई जाने वाली जनजाति हैं उनमें आनुवांशिक गुण पाए गए हैं अपने तैरने को लेकर के या समुद्र में डुबकी लगाने को लेकर। तो ये 10 मीटर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भी 10 मीटर तक यहाँ की जो जनजाति है वो जा सकती है। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है अप्रैल अक्टूबर अर्धवार्षिक रूप से प्रकाशित वैश्विक अर्थव्यवस्था और अलग अलग देशों के लिए विश्लेषण और अनुमान प्रदान करता है। उद्देश्य क्या? आर्थिक विकास का आकलन करना और प्रवृत्ति की पहचान करना और नीतिगत सिफारिशें करना। ये हो गया। बस इस वीडियो में इतना ही टॉपिक आज इम्पोर्टेंट थे इस वीक के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाओ। उधर दूसरी साइड में हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही है और इधर ये करंट का। तो यदि इसका आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।